नमस्कार, मैं तिलक राम आदित्य, सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र, शासकीय मुकुटधर पांडे महाविद्यालय कटघोरा, जिला कोरबा। बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत कई एक हैं, जैसे कि सामाजिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, कई एक सिद्धांत प्रचलित हैं। क्योंकि हम राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं, अतः सामाजिक परिवर्तन के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन के राजनीतिक सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर उल्लेखित हैं। पहला है उदारवादी सिद्धांत, दूसरा मार्क्सवादी सिद्धांत, तीसरा गांधीवादी सिद्धांत। पहला उदारवादी सिद्धांत। यदि हम विचारधारा की बात करें तो सर्वप्रथम आदर्शवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया गया, जिसमें प्लेटो और अरस्तु को इसका प्रणेता माना जाता है। 18वीं और 19वीं सदी में इनके और जो आधुनिक दार्शनिक हुए, जैसे कि ग्रीन, कांट, हीगल, इन्होंने इसे आगे बढ़ाया। इस विचारधारा का मानना था कि राज्य ही सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, जिसमें व्यक्ति की अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, व्यक्ति का अपना पृथक कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। राज्य के आदेशों का पालन करना ही व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य होता था। इसी प्रकार 17वीं शताब्दी में यूरोप में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया, जो कि आदर्शवाद के बिल्कुल विपरीत था, और वह है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा को स्वीकार किया गया, राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य माना गया। व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए राज्य को व्यक्तिवादियों ने एक आवश्यक बुराई माना। दोनों ही विचारधाराएं जो हैं अतिवादी था, इसलिए समाज के अधिकांश वर्ग को, अधिक लोगों को ये विचार पसंद नहीं आई, क्योंकि आदर्शवाद निरंकुशता में परिवर्तन हो गया और व्यक्तिवाद ने साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाया। दोनों ही शोषण की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाई। अतः एक नई विचारधारा ने दोनों का मिला जुला रूप लेकर के उदय हुआ और उसका नाम था उदारवाद। यह किसी भी प्रकार की अतिवाद को समर्थन नहीं करता था। आइए देखते हैं कि इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या थी। पहला है लोकतंत्र में आस्था। यह विचारधारा लोकतंत्री व्यवस्था में आस्था रखती है, क्योंकि इस शासन व्यवस्था में हर वर्ग के लोगों को राजनीति में भाग लेने का अवसर मिलता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व की विकास भी इसमें अच्छी प्रकार से होती है। दूसरा है इतिहासवाद का खंडन। इतिहासवाद का अर्थ है ऐतिहासिक परिवर्तन निश्चित नियमों के अनुसार होते हैं। इन नियमों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और हमें अपनी राजनीतिक व्यवस्था या संचालन इन्हीं नियमों के अनुसार करना चाहिए। उदारवाद इतिहासवाद का खंडन इस आधार पर करता है कि इतिहास के पृष्ठों में निरंकुश तंत्र और सर्वाधिकार आदि विचारों का समर्थन किया गया है। जैसे प्लेटो के दार्शनिक शासक जो कि निरंकुश, अरस्तु ने दास प्रथा, हीगल ने अधिनायकवाद का समर्थन किया है, और यह प्रवृत्ति उदारवाद को किसी भी शर्त पे मान्य नहीं थी। तीसरा है मानवीय विवेक में आस्था। उदारवाद जो है रूढ़िवाद पर प्रहार करता है। रूढ़िवाद में मनुष्य की विवेकशील नहीं माना जाता है, उसे अंधविश्वासी और धार्मिक प्रवृत्ति से युक्त माना जाता है, जबकि उदारवाद मनुष्य को एक विचारशील, विवेकशील, बुद्धिशील प्राणी मानता है, जो हर कार्य को अपने विवेक, अपनी क्षमता और अपनी प्रकृति के अनुसार करता है।
चौथा है व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन। उदारवाद व्यक्ति को सर्वोच्च महत्व प्रदान करते हुए उसे साध्य बताता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में राज्य को एक साधन की श्रेणी मात्र मानता है। राज्य व्यक्ति के जीवन की, स्वतंत्रता की और संपत्ति की रक्षा करने का एकमात्र साधन है। पांचवा है क्रमिक विकास। क्रमिक विकास इस विचारधारा में क्रांतिकारी विचारों का, जिसमें संपूर्ण समाज को उथल पुथल होने की संभावना होती है, उसका विरोध करता है। प्रत्येक आधुनिक विचारों को अंगीकृत करने में इसे कोई संकोच नहीं है, लेकिन इसका मानना है कि प्रत्येक विकास जो है एक क्रम से होना चाहिए, क्योंकि यदि किसी प्रकार से समाज को अगर हानि पहुंचती है तो उसे ठीक करने की अवसर हमको मिलनी चाहिए। इससे शासन में निरंकुशता की संभावना भी खत्म हो जाती है। छठवां है सीमित व संवैधानिक शासन। ये उदारवादियों का मानना है कि संविधान लिखित होना चाहिए। संविधान यदि लिखित होती है तो शासन की शक्तियां भी सीमित होती हैं। फलतः शासन किसी प्रकार की मनमानी नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार गठित और संचालित होने से नागरिक की अधिकार भी सुरक्षित रहते हैं। सातवां है अंतर्राष्ट्रीयता और विश्व शांति। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्व बंधुत्व की धारणा से विश्वास करता है और विश्व शांति का पक्षधर भी है, क्योंकि युद्ध दोनों ही पक्ष का भला नहीं करता, न तो विजेता का और न ही विजित का, अपितु उल्टा ये विजित पक्ष में बदले की भावना उग्र हो सकती है और यह युद्धों का विरोधी है। विश्व शांति में पूरी तरह से उदारवाद जो है विश्वास करता है। इस प्रकार उदारवाद एक मध्यम मार्गी का विचारधारा है जो सभी प्रकार की अति को रोकता है, मनुष्य की गरिमा को स्वीकार करते हुए व्यक्तित्व के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है और राज्य को साधन मानता है। विचार विमर्श से निर्णय पर पहुंचना, आम सहमति प्राप्त करना, विभिन्नता में एकता आदि पर ये विश्वास करने के कारण उदारवादी जो विचारधारा है वो लोकप्रिय विचारधारा माना जाता है। दूसरा है मार्क्सवादी सिद्धांत। यह एक उग्रवादी विचारधारा है जो संघर्ष, रक्तमय क्रांति और सर्वहारा वर्ग की अधिनायकता का पक्ष पोषण करता है। कार्ल मार्क्स को इसके प्रणेता माना जाता है। लेनिन, स्टालिन, माओ आदि इसके समर्थक हैं। कार्ल मार्क्स ने तो यहाँ तक कहा था कि दार्शनिक अब तक विश्व की व्याख्या करने में लगे हुए हैं और महत्वपूर्ण तो यह है कि विश्व को ही बदल डालो। और सचमुच में कार्ल मार्क्स ने अपनी विचारधारा से विश्व के आधे भाग को बदल दिया था। आज तक विश्व में जितने भी दार्शनिक, मनीषी, चिंतक, विचारक हुए, उन सब में कार्ल मार्क्स को अग्रणी विचारक माना जाता है। जितनी तेजी से विश्व के विभिन्न देशों में इनकी विचारों को लागू किया गया, उतनी तेजी से उनका पराभव भी हुआ। कार्ल मार्क्स साम्यवादी घोषणा पत्र में कहता है कि साम्यवादी क्रांति के डर से शासकों को कांपने दो। मजदूरों के पास खोने के लिए दास्ता की बेड़ियों के अलावा और कुछ नहीं है। दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ। इस प्रकार कार्ल मार्क्स की प्रमुख जो विचारधारा है उनको हम निम्न बातों से स्पष्ट समझ सकते हैं। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित। यह मार्क्स के विचारों का आधार है। मार्क्स का विचार है कि केवल द्वंद्व या संघर्ष से ही सृष्टि का विकास हो सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से कोई विकास नहीं हो सकता। और भौतिकवाद का अर्थ है कि इस सृष्टि की रचना या संचालन किसी दैवी शक्ति की आधार पर नहीं होती, उसकी भूमिका से नहीं होती है, अपितु भौतिक पदार्थ स्वयं ऐसा करने में वो सक्षम है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। दूसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। मार्क्स इतिहास में परिवर्तन का एकमात्र कारक आर्थिक को मानता है। आर्थिक कारणों से ही इतिहास में परिवर्तन होता है। उन्होंने इतिहास को 6 भागों में विभाजित किया है। पहला आदिम सामंतवादी, दूसरा दास युग, तीसरा सामंतवादी युग, चौथा पूंजीवादी युग
पांचवा सर्वहारा अधिनायक युग और छठवां है साम्यवादी युग। उन्होंने कहा था कि पूंजीवादी युग अभी चल रहा है, मतलब कार्ल मार्क्स के समय में। सर्वहारा अधिनायकत्व का युग आने वाला है और साम्यवादी युग को आने से कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार इतिहास की भौतिकवाद की व्याख्या कार्ल मार्क्स करता है। तीसरा है वर्ग संघर्ष। मार्क्स के अनुसार मानव समाज का अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। जब से समाज बना है, राज्य का निर्माण हुआ है, तब से लेकर के आज तक समाज में दो वर्गों का अस्तित्व दिखता है। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, शोषक वर्ग, शोषित वर्ग, स्वामी, दास, सामंत वर्ग, किसान वर्ग, पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग। इस प्रकार समाज का उच्च वर्ग जो है हमेशा निम्न वर्ग का शोषण करते आया है। संघर्ष का अर्थ है मतभेद, और दोनों ही वर्गों में, दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष अर्थात मतभेद की स्थिति बनी रहती है। चौथा है पूंजीवादी का विरोध। साम्यवाद पूंजीवाद का न केवल विलोम है, बल्कि यह पूंजीवाद का समूल विनाश करने का पक्षधर है। और इसका विनाश कौन करेगा, कैसे होगा? इसके उत्तर में कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीपति वर्ग अपना कब्र खोदने वालों को स्वयं उत्पन्न करता है। अर्थात मजदूर वर्ग की जर्जर स्थिति के लिए पूंजीपति और पूंजीवादी पद्धति और तज्जनित घोषणा जिम्मेदार है। अतएव पूंजीपतियों को मजदूर वर्ग क्रांति कर समूल विनाश कर देगा। मजदूर वर्ग जो है क्रांति के माध्यम से पूंजीपति वर्ग का पूरी तरह से समाप्त कर देगा। पांचवा है रक्तमय क्रांति। मार्क्स रक्तमय क्रांति को साम्यवाद की स्थापना के लिए अनिवार्य मानता है। मार्क्स के शब्दों में, जिस प्रकार मां की प्रसव वेदना के बिना शिशु का जन्म संभव नहीं है, उसी रूप प्रकार रक्तमय क्रांति के बिना साम्यवाद की स्थापना संभव नहीं है। रक्तमय क्रांति समाज रूपी मां की प्रसव वेदना है, अतः रक्तमय क्रांति आवश्यक है। मजदूर वर्ग संगठित होकर के क्रांति करेगा और शासन शक्ति के माध्यम से पूंजीपतियों का समूल रूप से उसका विनाश कर देगा, समाप्ति कर देगा। छठवां है सर्वहारा अधिनायकत्व। पूंजीपतियों का समूल विनाश करने के लिए मजदूर वर्ग शासन पर अधिकार कर लेगा और शासन में अपनी अधिनायकता का स्थापना करेगा। तब शासन का स्वरूप लोकतंत्री नहीं रहेगा, क्योंकि लोकतंत्री व्यवस्था तो बहुत उदार व्यवस्था है। परिणाम स्वरूप पूंजीपति और समाज के अन्य उच्च वर्ग के लोग इस साम्यवादी क्रांति को निष्फल बनाने के लिए, इसे असफल बनाने के लिए प्रयास करेंगे। अतः शासन का स्वरूप आतंक, भययुक्त होगा, ताकि क्रांति का विरोध करने वालों का विनाश किया जा सके। सातवां है वर्गहीन राज्यहीन समाज और राज्य का विलुप्तीकरण। जब समाज में समस्त क्रांति विरोधियों, पूंजीपतियों और उच्च वर्ग का विनाश हो जाएगा, तब समाज में केवल एक ही वर्ग रहेगा, वह होगा सर्वहारा या फिर मजदूर वर्ग। एक वर्ग का अस्तित्व होने से समाज वर्गविहीन हो जाएगा। इसी प्रकार जब एक ही वर्ग रहेगा तो कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, क्योंकि राज्य शोषण करने वाली संस्था है। अतः जब शोषण ही नहीं होगा तब राज्य की उपयोगिता नहीं रहेगी और राज्य अपने आप विलोपित हो जाएगा। वर्गहीन राज्यहीन समाज साम्यवाद का आदर्श है। इस प्रकार मार्क्स के सिद्धांत, इनकी आलोचना भी कई एक प्रकार से बहुत सारे विद्वानों ने की है। आज असत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि मार्क्स सिद्धांतों की आलोचना जो है कई प्रकार से की गई है, जैसे कि द्वंद्ववाद की गलत धारणा, ईश्वरीय तत्व की उपेक्षा, इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत गलत है, वर्ग सहयोग, कई प्रकार से इसकी आलोचना भी की गई है। तीसरा जो सिद्धांत है इसमें है गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवाद सामाजिक परिवर्तन का नैतिक और अहिंसात्मक मार्ग को अपनाता है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर जितनी बल दिया,
अन्य किसी और विचारकों ने उस पर उतनी बल नहीं दिया है। इसी अहिंसा के बल पर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया और गांधीवाद के प्रमुख जो सिद्धांत हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है सत्य। सत्य, ये सत्य क्या है? गांधी जी का मानना है कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। सत्य का अर्थ है अस्तित्व। जो हर समय अस्तित्व में रहता है वही सत्य है। क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर हर समय हर जगह विद्यमान रहता है, इसलिए ईश्वर ही सत्य है, अन्य सभी चीजें नश्वर हैं। मनुष्य को वही सत्य है। यहां पर एक प्रश्न उपस्थित होता है, जैसे कि बुरे लोग, अंतरात्मा उनकी हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन सत्य क्या है? महात्मा गांधी कहते हैं कि जो हमारी अंतरात्मा बुरे कार्यों को सच कहेगी, अच्छे लोगों की अंतरात्मा अच्छे कार्यों को सच कहेगी, तब सत्य का निर्णय कैसे होगा? बुरे लोग बुरे को सत्य कहेंगे, अच्छे लोग अच्छे को सत्य कहेंगे, तो फिर सत्य का निर्णय कैसे किया जाए? गांधी जी इसके लिए पंच महाव्रत का पालन करके अंतरात्मा को शुद्ध किया जाना चाहिए और उसके बाद जो हमारी अंतरात्मा कहे वही सत्य है। गांधी जी के ये पंच महाव्रत है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ये पंच महाव्रत का पालन करके अपने आत्मा को शुद्ध करना चाहिए और आत्मा शुद्धि के बाद जो हमारी अंतरात्मा कहे वही सत्य है। दूसरी विचारधारा है गांधी जी की अहिंसा। किसी प्राणी के प्रति मनसा, वाचा, कर्मणा आदि से बुरा ना सोचकर बुरा ना कहना और बुरा ना करना ही अहिंसा है। यह इसका नकारात्मक अर्थ है। सकारात्मक दृष्टि से प्रेम, वीरता, धैर्य, अन्याय का विरोध करना, ये सारी बातें जो हैं अहिंसा के अंतर्गत आती है। अहिंसा जीवन का आधार होना चाहिए। तीसरा है सत्याग्रह। सत्य के प्रति आग्रह करते हुए अन्याय का विरोध करना सत्याग्रह है। और भी सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि अपने विरोधी को कष्ट में डालने के बजाय स्वयं कष्ट सह करके विरोधी का विरोध नहीं किया जाता, बल्कि उसके द्वारा किए जाने वाले अन्यायपूर्ण कार्यों का विरोध किया जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मान लीजिए सरकार ने एक कानून बनाया है, उसे उचित नहीं मानता है तो मैं उस कानून का पालन नहीं करूंगा, और कानून के उल्लंघन करने पर सरकार जो है मुझे दंड देगी तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। तो मैंने सत्याग्रह का पालन किया। सत्याग्रह के नियम कठोर हैं और इनका पालन करना भी आवश्यक है। सत्याग्रह के कई रूप हैं, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, हिजरत, उपवास, हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार, ऐसे कई प्रकार के सत्याग्रह के रूप हैं। चौथा है साधन व साधन की पवित्रता। महात्मा गांधी की साध्य और साधन दोनों ही पवित्रता पर बल देते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। साधन की पवित्रता साध्य को उत्कृष्ट बनाती है। अतः सही मार्ग से आगे बढ़ते हुए सही लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। यही कारण है कि गांधी जी ने स्वतंत्रता रूपी साध्य को प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह रूपी साधन को अपनाया था। पांचवा है न्यास सिद्धांत। न्यास सिद्धांत अपरिग्रह की धारणा पर आधारित है। अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। गांधी जी का मानना है कि समाज का पूंजीपति वर्ग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरी करने के बाद शेष बची संपत्ति का स्वयं मालिक नहीं रहना चाहिए, बल्कि न्यासी या संरक्षक बन के रहना चाहिए।
और इस धन का उपयोग समाज कल्याण के लिए कर देना चाहिए। यदि कोई पूंजीपति वैसा ना करे तो सत्याग्रह द्वारा परिवर्तन करके ऐसा करने के लिए उसे तैयार करना चाहिए। छठवां है विकेंद्रीकरण। गांधी जी का विकेंद्रीकरण राजनीति और आर्थिक दोनों भागों में विभाजित है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि राजनीतिक शक्तियां एक ही स्थान पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक विकेंद्रीकरण जैसे कि ग्राम पंचायत से प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत हो जिसके सदस्य स्त्री पुरुष हो सकते हैं, उनके द्वारा निर्वाचित होंगे। सरपंच मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचन करेंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष मिलकर के राज्यपाल का चयन करेंगे और राज्यपाल मिलकर के राष्ट्रपति को चुनेंगे। अर्थात पूरी शक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में ही निहित होगी। आर्थिक विकेंद्रीकरण की विवेचना करते हुए महात्मा गांधी ने लघु और कुटीर उद्योग का समर्थन और भारी उद्योगों का विरोध किया है। लघु और कुटीर उद्योग को अपनाने से पूंजी का केंद्रीकरण नहीं होगा, शोषण बंद हो जाएगा और हर वर्ग के लोगों को, हर हाथ को काम भी मिलेगा। गांधी जी के अन्य भी विचार हैं जैसे कि सांप्रदायिक संभावना, अस्पृश्यता का अंत, सर्वधर्म समभाव आदि ऐसे कई एक विचार जो हैं प्रचलित हैं। कुल मिलाकर के हम गांधी जी की समीक्षा अगर करें तो सभी सिद्धांत आलोचना और असामयिक के घेरे में आता है। तथापि गांधी जी की महत्ता इस बात में है कि गांधी जी मनुष्य को नैतिक प्राणी मानते हैं और प्रत्येक समस्या का हल नैतिक आधार पर करना चाहते हैं। दूसरी ओर अहिंसा गांधीवाद का मूल आधार है। अहिंसा के प्रति अटूट आस्था ने गांधी जी को महात्मा बना दिया। यहाँ ये बात कहना होगा कि चौरी चौरा कांड के बाद भी गांधी जी का असहयोग आंदोलन अगर जारी रहता तो 1922 में ही भारत स्वतंत्र हो गया होता। लेकिन तब भारत का स्वरूप क्या होता? हिंसा को एक बार स्वीकार कर लेने के बाद हिंसा का विस्तार होते जाता और वही हिंसा आखिरकार सिर पर सवार होकर के आज हमारे बीच हावी रहता। इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों में मुख्य रूप से 3 विचारधारा, उदारवादी, मार्क्सवादी और गांधीवादी सिद्धांत आपके सामने। धन्यवाद, नमस्कार।